नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज। महंगाई के खिलाफ महाकुंभ, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और रैली के अंदर जनता का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, साथ में मौजूद हैं किशोर टांग जी, जिनको आप छोटे व्यापारियों की आवाज कह सकते हैं, आम जन की आवाज भी कह सकते हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले आप ही के साथ साथ शुरू करना चाहूंगा कि जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, नेताओं में भी जोश नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आ रहा है, आम जन के अंदर भी जोश नजर आ रहा है। ये माने कि एक इतिहास, राष्ट्रीय स्तर का इतिहास प्रदेश की राजधानी में लिखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही करें आप विजेंद्र, की जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ टाइम के अंदर बैकफुट पे नज़र आ रही थी, चाहे हम बहुत सारी स्टेट्स के इलेक्शंस के अंदर देख लें या हम राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य देखें, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही थी और उसको कोई एक ऐसा स्पार्क की ज़रूरत थी और वो स्पार्क उसको मिला महंगाई के तौर पर। क्योंकि देखिए, महंगाई जो है वो आम आदमी को परेशान कर रही है, महंगाई जो है वो सभी वर्गों को परेशान कर रही है। महंगाई से एक महिला का जो है वो घरेलू बजट बिगड़ गया है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगड़ गया है, आम आदमी की थाली से खाद्य पदार्थ कम हो गए हैं। अगर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छा पोषित आहार दें, लेकिन महंगाई इतनी है कि उनको उसमें कटौती करनी पड़ रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी आय तो सीमित है, लेकिन खर्चे इसलिए बढ़ गए हैं कि चीज़ें महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। खासतौर से डीजल पेट्रोल के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो लाजमी है कि बाकी की सारी चीज़ें भी महंगी होंगी। तो जिस तरह से मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्ना ने भ्रष्टाचार का एक जो नब्ज थी वो पकड़ी थी आम जनता की, कि इस देश में कुछ समय पहले लोग भ्रष्टाचार से काफ़ी परेशान थे। अन्ना हजारे ने वो नब्ज पकड़ी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ठीक उसी तरह से कांग्रेस को एक महंगाई के तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिला है, यानी कि कांग्रेस ने आम आदमी की नब्ज जो है उसको, मुझे लगता है कि उस नब्ज पे हाथ रख दिया है। और वो नब्ज कि जो उसने एक आम आदमी का जब वो मुद्दा पकड़ा, अब ये मुद्दा वो बड़े कैनवास के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि जयपुर से जो ये रैली होने जा रही है, कांग्रेस के सारे थिक टैंक जो है इस रैली के अंदर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस आम आदमी के मुद्दे को वो बड़े कैनवास पे लेके जाए और एक बड़ी तस्वीर खड़ी करे, एक बड़ा जनमत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा करे, ताकि आने वाले समय में जो कुछ राज्यों के अंदर चुनाव होने और उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर जो भी चुनाव होंगे, तो कांग्रेस को जो है वो उसकी जड़ें जो है वो वापस मजबूत हो। जो पिछले कुछ समय से लग रहा था कि कांग्रेस की जड़ें जो है वो कमजोर हो रही है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है, चूंकि आम आदमी का मुद्दा है, इसलिए आम आदमी इसमें जुट रहा है। हम लगातार देख रहे हैं रैली स्थल पर कि देर रात तक जो है वो लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। भोर उगने से पहले जो है वो लोग रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से जो है विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो एक आम आदमी का मुद्दा मिला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस कितनी सफल होगी, ये तो हम इस पे विश्लेषण को सियासी तौर पर भी मैं आपसे इसको जानना चाहूंगी, क्योंकि पश्चिम के अंदर कांग्रेस सिमटी हुई नजर आती है, दक्षिण के अंदर सहयोगी पार्टी के तौर पर नजर आती है, उत्तर पट्टी वो है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत रही है। 2019 के चुनाव में भी 13 करोड़ के आसपास वोट मिले थे, 20% के आसपास। आपको लग रहा है उत्तर पट्टी में इसके बाद मजबूती नजर आएगी? ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हुई हैं। वो उत्तर पट्टी नहीं, बाकी पूरे देश के अंदर जो है उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हुई हैं। अब वापस कांग्रेस के पुनर्गठन का एक दौर है। जब कोई भी पार्टी का पुनर्गठन होता है तो उसका एक फेज ऐसा आता है जब आपको लगता है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल कमजोर हो गई है, पार्टी खत्म होने के कगार पे है। लेकिन जब वापस पुनर्गठन होता है और धीरे धीरे चीजें जब खड़ी होने लगती है, रिवाइव होने लगती है, तो वही लोग जो कहते हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, वो कहते हैं कि नहीं, पार्टी वापस मजबूती से खड़ी हो रही है। तो एक, जैसे मैंने पहले कहा, स्पार्क की जरूरत थी। तो स्पार्क क्या मिला? महंगाई का जो मुद्दा है वो आम आदमी के लिए भी स्पार्क है और कांग्रेस के लिए भी स्पार्क साबित हो सकता है। बेशक अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को कांग्रेस इस रैली के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से वो कितना कैश करा पाती है और अपनी आवाज
को जो है वो आम आदमी की आवाज से कितना मिला पाती है, ताकि आने वाले समय के अंदर आम आदमी की आवाज भी जो है वो कांग्रेस की आवाज अच्छा, बने। इस पूरे समीकरण के अंदर आप अशोक गहलोत की भूमिका क्या मानते हैं? क्योंकि गुजरात के अंदर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी, अभी हाल ही में राजस्थान में सरकार गिराने की जो कोशिश की गई, जैसा कहा जाता है सरकार गिराने में कामयाब नहीं रही, मुख्यमंत्री ने बखूबी उसको निभाया, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। दिल्ली में रैली होनी थी, दिल्ली में रैली नहीं होने दी गई, चुनौती को स्वीकार किया गया और जो हुजूम नजर आ रहा है उस पर पूरे तरीके से खरा उतरते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक धुरी के तौर पर, कांग्रेस के धुरी के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और पूरे कांग्रेस को मार्गदर्शित कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए आज की तारीख में अगर हम कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि गांधी परिवार है, उसके बाद अगर हम कांग्रेस के चुनिंदा अगर बड़े नेताओं की बात करें तो उसमें अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि कमलनाथ जो है वो अब काफ़ी जो है मतलब एक उम्र के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जहां पर वो एक्टिव जो राजनीति है उसको शायद उन्होंने अब दूरी बना ली है। इसी तरह से जो बाकी के जितने नेता हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पे आ गए हैं। अशोक गहलोत एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे, एक जननायक के तौर पर उभरे कि पिछले कुछ समय में जो राजस्थान की राजनीति में जो भी घटनाएं घटी और उसके बाद अशोक गहलोत ने उन सारी मुसीबतों से पार पाकर अपने आप को जो है वो सीधा खड़ा किया। तो अशोक गहलोत की ये जो राजनीतिक जिजीविषा या उनका जो राजनीतिक एक तरह से हम कहेंगे कि उनका जो करैक्टर है वो करैक्टर इतना मजबूत हो गया इन सारी चीज़ों के बाद कि आज अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस के अंदर एक राय बनने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और शायद यही कारण था कि जब दिल्ली के अंदर रैली नहीं हो रही थी तो अशोक गहलोत के ऊपर विश्वास जताया गया और उनको ये विश्वास था, जबकि कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन अशोक गहलोत को क्यों चुना गया? अशोक गहलोत को इसलिए चुना गया कि अशोक गहलोत एक बड़ा नाम है। पंजाब के अंदर चन्नी जो है अभी कुछ दिन पहले ही बने, भूपेश बघेल इतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा नाम अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो उनका सरकार चलाने का जो उनका प्रबंधन है, वो उसमें सबसे कुशल व्यक्ति है इस समय कांग्रेस के अंदर। स्टूडियो में मौजूद है किशोर टांक जी, दुकान संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़े सचिन खंडेलवाल जी। किशोर टांक जी, अक्सर ये कहा जाता है कि व्यापारी खुलकर केंद्र के खिलाफ नहीं बोल पाते। इस रैली के बाद कहा जाए कि एक मौका मिला है व्यापारियों की आवाज को उठाने का और व्यापारी भी कहेंगे कि अब थोड़ी राहत दी जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, ये पहली बार हुआ है इस तरीके का। और आप ये देखिए महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है आम जनता पे, व्यापारियों पे, छोटे व्यापारियों पे, सभी पे। कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी कि पहले आदमी जो है एक अपना जो बजट था, गृहिणी का जो घर का बजट था, उसमें जैसे अपन दूध का एग्जाम्पल लें तो आदमी सुबह शाम दूध पीता था, रात को सोने से पहले सुबह दूध पी लेता था। उसमें कटौती करने के बाद में वो 1 गिलास दूध पीने लगा। फिर महंगाई बढ़ी तो वो 1 कप के ऊपर आ गया। उसके बाद 1 कप दूध भी नसीब नहीं हो रहा गरीबों को, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, तो वो चाय पे आ गए। और आज हालत ये कर दी है कि उनको ब्लैक टी पीनी पड़ रही है। मतलब चाय के लिए भी उनके पास दूध के लिए बजट नहीं है। लेकिन किशोर ये जी, ब्लैक टी तो इतनी हालत खराब हो गई है सर। ब्लैक टी तो अमीरों की निशानी है। नहीं, वो ये मैं बताऊं आपको, फैशन के हिसाब से जरूर कहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जी, वो ब्लैक टी को उस का एक बहाना कह के ब्लैक टी पी रहे हैं जी। और ये जमीनी हकीकत है। इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि आमजन गरीब आदमी बोल भी नहीं सकता जी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब पहली बार कांग्रेस ने ये चीज उठाई है। विपक्ष का काम होता है सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, जनता की आवाज बनना, आज वो हो रहा है। आज कांग्रेस ने ये चीज जो उठाई है उसका हम समर्थन करते हैं। देर से जागे, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए सवेर आए। ये यहाँ अगर राजस्थान से ये आवाज उठती है और पूरे देश में जाती है और अगर मोदी जी तक पहुँचती है और वो कुछ रियायतें देते हैं, आम महंगाई को कम करने का प्रयास करते हैं और होती है महंगाई, तो उससे आम सब जनता को फायदा ही होगा। 1 जनवरी से केंद्र सरकार जो है जूते
चप्पल डॉक्टर साहब, और कपड़े भी मेरा जो एक है छोटा ना, सा सवाल है आपसे कि छोटे व्यापारी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? छोटे व्यापारी सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है साहब, एक तो ऑनलाइन ने उनको खत्म कर दिया। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत कोशिश की होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस ऑनलाइन को रोक नहीं पाए और ये मुश्किल से 5-10 बड़े व्यापारी, इस पूरे देश के छोटे व्यापारियों को इन्होंने साफ कर दिया। क्या जीएसटी का भी कोई एक बड़ा कारण है? जीएसटी का बहुत बड़ा कारण है साहब। जिस जीएसटी कानून में 1000 बार तो संशोधन हो जाए, वो आज तक हमारे समझ में नहीं आई। क्या आप मुझे बताइए कि विश्व में ऐसा कौन सा कानून है जिसमें 1000 संशोधन होने के बाद में भी अभी और संशोधन की गुंजाइश है? अब ये फिर संशोधन कर रहे हैं, 1 जनवरी से जूते, चप्पल, कपड़े, चड्डी, बनियान जो है इसके ऊपर 5% से 12% कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि 1000 रुपए से नीचे के जूते, चप्पल, कपड़े मध्यम वर्गीय और उसके नीचे के जो वर्ग के लोग हैं वो उसको काम में लेते हैं। आप उनसे क्या कमा लोगे? मेरी को समझ में नहीं आती है। उनको रियायत देने की बजाय आज लुधियाना का होजरी इंडस्ट्री जो है, आप ये देखिए, सारा वैसे ही मरा पड़ा हुआ है। अगर आपने 12% कर दिया तो वो जितने होजरी इंडस्ट्री वाले हैं, जितने बेचारे आपके छोटे गारमेंट्स वाले हैं, वो सारे साफ हो जाएंगे। 12% आप उनके ऊपर कर दोगे, उससे क्या फायदा होने वाला साहब? आप सरकार को चाहिए कि चलो आप 12 नहीं, आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज की भी जिम्मेवारी ले कि 12% बढ़ाने के बाद में अगर आपकी सेल कम होती है, अगर आपका माल नहीं बिकता है, आपको नुकसान होता है, जिसकी वजह से आपको अपने कर्मचारी हटाने पड़ते हैं, आपको अपना किराए का अगर ऑफिस है तो वो खाली करना पड़ता है, आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ता है, वो नुकसान होगा, वो भी केंद्र सरकार देगी। किशोर टांग जी, ये जिम्मेवारी तो वो लेता नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ एक अपने मुनाफे के लिए, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए वहां जनता पहुंची है, उनके बीच में जब बड़े नेता पहुंचेंगे तो उसका भी एक बड़ा असर दिखाई देता है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु जी लगातार बने हुए हैं, किशोर टांग जी बने हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ सचिन बने हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए। सचिन, सवाल आपसे है, कोरोना की मार रही, नोटबंदी रही, जीएसटी रही और अब महंगाई रही, आपको लग रहा है इंडस्ट्री जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए थी बढ़ रही है, या ये वो हर्डल है जिन्होंने उसकी रफ्तार को रोक दिया है, लड़खड़ा दिया है? देखिए, कुछ अगर पिछले 2 साल का हम एक पूरा वापस जाएं तो फिगर में देखेंगे कि कोरोना से युद्ध में भारत ने एक बहुत ही मजबूत चुनौतीपूर्ण सामना किया है और उसको करारा एक तरह से पलटवार जवाब भी दिया है। आज अगर हम देखें तो कोरोना के बाद में जो अब हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड वाइड एक काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 8 से 9% के करीब भी, या कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि शायद में, चूँकि जब एक नीचे डाउन आता है तो एक जंप भी आता है, तो जंप जो होता है, जो हम कभी भी जब बाउंस बैक करते हैं तो वो डबल डिजिट ग्रोथ में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल आपकी सही बात है कि महंगाई की मार है वो बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री को और हमारे सभी एसएमई और एमएसएमई में बहुत पड़ी है। और अगर हम देखें तो बेसिक अगर चीज़ें, कुछ जो चीज़ें जो शुरू होती हैं, जैसे फ्यूल से चीज़ें शुरू होती हैं, तो मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र की परिभाषा में पक्ष और विपक्ष दोनों का एक बहुत बड़ा मजबूत रोल है, जो हम सब जानते हैं। तो अगर विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दे बनाता है जिसके ऊपर कि देशव्यापी फ़ायदा हो या देशव्यापी उसको वर्किंग करने का मौका मिले, तो एक अच्छे मुद्दे हैं और उन पे होना चाहिए, और उसके लिए हम जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको वेलकम करते हैं, बिकॉज एक मजबूत विपक्ष आइडियली। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि 2 लॉकडाउन और महंगाई, इन 3 चीज़ों से डिमांड और सप्लाई जो है उसका जो संतुलन है वो कितना बिगड़ा? देखो, एक चीज़ है जो मैं आपको अभी भी कह रहा था कि कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया, और चूँकि जब हम बात करते हैं कि कोरोना के टाइम पे और आज के टाइम पे क्या फ़र्क आ गया, तो बहुत कुछ, अगर जैसे अभी मेरे बहुत सीनियर हैं टांग साहब बता रहे थे, ऑनलाइन है, कुछ भी है, लेकिन आप ये देखिए कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन की वजह से बहुत कुछ चलता रहा। मैं ऑनलाइन के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, पर लेकिन मेरा कहने का मतलब है चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज होना है, आज नहीं हम होंगे कल चेंज होंगे। अगर हम 1947 से देखें और आज में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो जैसा कि आप बता रहे थे सुधांशु जी कि कोरोना के बाद में
एसएमई और एमएसएमई इंडस्ट्री ने भी अपने आप को बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करी है और वो नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 40% वर्कफोर्स एमएसएमई एसएमई के पास में, और जीडीपी, ऐसा नहीं कि जीडीपी केवल एक टॉप कंपनी के साथ में शुरू हो जाती है, जीडीपी टोटल इंडस्ट्री सेक्टर के साथ में ग्रोथ में शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी में ये अच्छा उछाल है। नहीं, तो सवाल मेरा इतना सा है कि क्या इन 3 कारणों से, 2 लॉकडाउन और महंगाई, डिमांड मार्केट में कम हुई है क्या? देखो, अगर जीडीपी में जो उछाल है वो डिमांड, अगर आप जीडीपी का बेसिक डेफिनेशन माने हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है, डिमांड कम नहीं हुई है। जीडीपी में जो उछाल होता है वो जीडीपी डिमांड बढ़ने से ही होता है, और जब डिमांड बढ़ेगी उसको सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपने एक जंप लिया है। नहीं, क्योंकि हम इतनी देर से ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि लोगों की थाली से फूड कम हो गया, लोगों के तन से कपड़े कम हो गए, लोगों ने अपनी ज़रूरतों को कम कर लिया, डीजल पेट्रोल ने उनकी ज़रूरतों को और कम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि फिर मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो भी कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो फिर जीडीपी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। मेरा आपसे ये सवाल है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आंकड़े जो नेशनल लेवल पे आते हैं जीडीपी के आंकड़े, वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है और डिमांड बढ़ी है। लेकिन उसको आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना, अगर 2018 की जीडीपी 7.2 के आसपास थी और 2020 की जीडीपी मानकर चल रहे हैं कि 1-2 के आसपास थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना का बहुत ज्यादा इफेक्ट था। अब हम जो उस जीडीपी को कंपेयर करें वो 18 से नहीं कर रहे हैं, अब हम उसको 20 से करें। 20 के कंपेरेटिवली अगर वो 7-8 है तो क्या हम उसको 8 के कंपेरेटिवली समानांतर माने या फिर माने कि उससे कम है? देखो, एक बहुत कॉमन सी बात है कि जब कभी कोई नीचे डाउनफॉल जाता है मार्केट में, जैसे हम सेंसेक्स में भी देखते हैं, मार्केट में भी देखते हैं, और फिर उसके बाद एक बाउंस बैक आता है। तो अभी जीडीपी में जो आपको देखने को मिल रहा है ये बाउंस बैक ही है। बहुत सारे लोगों ने अपने वर्क फ्रॉम होम पहले करते थे या कुछ उन्होंने अपना जाना शुरू कर दिया, तो पहले वर्क फ्रॉम होम था, उसमें काफ़ी कुछ सेविंग्स हो रही थी, वो एक्सपेंस नहीं हो रहे थे, खर्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन सचिन जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि बाउंस बैक जो है वो क्या स्टेबल होगा? हम ये माने कि ये आगे भी इसके अंदर जो है उछाल आता रहेगा? देखो, वर्ल्ड वाइड जो अब अगर हम देखें तो चूंकि आज की डेट में हम एक ग्लोबल सेक्टर में रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन है, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर देश की पॉलिटिकल इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, वर्ल्ड वाइड आपका क्या हो रहा है। अभी हमने देखा चाइना में जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी है उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। तो आप देखिए कि उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो ट्रेंड है वो इंडिया की तरफ मूव हो रहा है। एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में काफ़ी आ रहा है, एफडीआई इनफ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज है जो लिबरल हो रही है, जैसा कि भी टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्होंने अभी किया है। और टेलीकॉम सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कम्युनिकेशन जो कनेक्टिविटी है, हर किसी को कनेक्टिविटी अगर बढ़ा दी तो उसका परसेंट जो इम्पैक्ट है वो जीडीपी पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, जीडीपी आप बार बार कह रहे हैं, मैं एक आम आदमी की भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि 2015 में आप 100 रुपए कमाते थे, 2020 में आप 50 रुपए कमा रहे हैं, 50% गिर गई आपकी इनकम। लेकिन 2020 के मुकाबले 21 में आप 75 रुपए कमा रहे हैं, तो उस 50 के मुकाबले 75 आपका 50% की ग्रोथ होगी, लेकिन वो 2015-16 के बराबर नहीं होगी। उस 100 के मुकाबले अभी भी 25% कम ही रहेगी वो। ये दरअसल मुझे लग रहा है कि आम आदमी इस तरीके से समझ पाएगा। मुझे लगता है कि ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल से आम आदमी का पेट नहीं भरता है। जब आम आदमी का पेट नहीं भरता है तब राजनीतिक दलों को महंगाई जैसे मुद्दे मिलते हैं, और शायद यही कारण है कि आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और उस महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस ने कैश किया है। और इसीलिए आज जयपुर के अंदर इतनी बड़ी रैली होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आंकड़े हमेशा जो है वो सुखद होते हैं। आप हमेशा देखिएगा कि किसी भी बैंक का जो बैलेंस शीट है वो कभी भी दुखद नहीं होगी, वो एवरेज होगी। तो जब हम आंकड़ों के अंदर ऊपर जा रहे हैं, हम आंकड़ों के अंदर समृद्ध हो रहे हैं, देश समृद्ध हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो फिर आम आदमी के पेट में आग क्यों लग रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और शायद इसी तरह के जो सवाल होते हैं वही राजनीतिक दलों को मुद्दे देते हैं। सर, क्योंकि आंकड़े खाए नहीं जा सकते, खाने के लिए अंगाकड़े चाहिए। किशोर डांग जी, आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। वो मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ कि आंकड़े कैसे हैं, क्या है, इसके ऊपर तो आप जैसे चाहो चर्चा कर लो यहाँ पे जी। आप मार्केट में जाइए, आप इनकी बैलेंस शीटें उठाइए, कि आप ये इनसे पूछे कि पिछले साल अगर आपकी 2 साल में या 1 साल में आपकी सेल बढ़ी क्या। आप 1000 दुकानदारों से, 1000 फैक्ट्री वालों से, और लुधियाना में जाके आप 10,000 फैक्ट्री वालों से पूछो
कि अगर आपकी सेल पिछली बार 1 करोड़ की थी, इस बार कितनी है। मेरे ख्याल से एक आदमी भी नहीं बोलेगा, सब हमने 1 करोड़ को क्रॉस किया। सब कहेगा था 50%, 70%, 80%, सबकी सेलें कम हो रही है, आपके आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना साहब, ये हमारे तो गले उतरती नहीं है। ज़मीनी हकीकत जो है वो ज़मीनी हकीकत यही है, लेबर नहीं है, लेबर महंगी हो गई है। आज की तारीख के अंदर आप ये मान के चलिए हर चीज़ महंगी, पेट्रोल वगैरह से हो गई और एक लेबर ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। तो उसकी वजह से भी है, ऑनलाइन की वजह से डायरेक्ट माल अगर चला जाता है उसका एक दिक्कत है डॉक्टर सबको। साहब, लबोलुबाव यही है कि अगर एक चाय की थड़ी लगाने वाले की अगर पहले दिन में 100 चाय बिक रही थी, आज उसकी 20 चाय बिक रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर Liquidity नहीं है। उसकी 100 की जगह 120 बिकती तो हम ये कह समझ में सकते आता। थे कि मार्केट के अंदर डिमांड है, तब आंकड़े आपके ऊपर नीचे होने चाहिए थे। क्योंकि हम आंकड़ों को हमेशा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के सरकार अंदर पता नहीं आंकड़े कैसे बढ़ा देती है उसमें एक साहब। और कारण है ना, जो 20 बिक रही है वो पहले जनता 100 को बिकती थी, खाने को 5 पैसे रुपए नहीं के है हिसाब और से। यहाँ आंकड़े आज बढ़ते जा बिक रहे हैं। 7 से 8 रुपए। सुधांशु जी, जो मंच की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं सर, 2 बड़े बड़े मंच तैयार किए गए हैं। 400 से ज्यादा नेता ऐसे होंगे जो इन 2 मंच पर दिखाई देंगे। ये कांग्रेस की क्या कहें कि अब तक की सबसे बड़ी एकजुटता जो एक मंच पर पूरी कांग्रेस दिखाई दे रही है, और गवाह जयपुर। नहीं, बिल्कुल सही कहना। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी विजेंदर, कि जब तक सोनिया गांधी जी के नहीं आने की बात हो रही थी तो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डल थी, लेकिन जैसे ही सूचना आई है तो आप मंच के ऊपर हम तस्वीरें देखते हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, सबके अंदर स्फूर्ति आ गई है। यानी कि मंच के ऊपर एक अलग ही एम्बियंस जो है वो नज़र आ रही है। और यही बात सामने बैठे हुए जो हजारों कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, उनके अंदर भी शायद यही एक ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं नजर आएगी। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी का आना, राहुल गांधी का आना, प्रियंका गांधी का आना और कांग्रेस के अब तक छिटके हुए, मैं इस शब्द को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस से जो बातचीत आ रही थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक सबसे सुखद तस्वीर यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने की बात कही थी, आज जयपुर के मंच के ऊपर ममता भूपेश का जो मूवमेंट है और जो मंच की जिम्मेदारी ममता भूपेश को दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जयपुर से भी जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर महिलाओं को अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ तवज्जो दी जाएगी, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी दिए जाएंगे। क्योंकि देश के लिए एक आज बड़ी रैली है, कांग्रेस की जो है वो एक मैसेज देना चाहती है पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार के खिलाफ रैली है, और उस मंच के ऊपर अगर ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री को अगर जिम्मेदारी दी गई है तो ये माना जाना चाहिए कि ये कांग्रेस के लिए एक सुखद संकेत अच्छा, एक और सवाल आपसे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर बैठे हैं, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर हैं, अजय माकन है, केसी वेणुगोपाल है, और 12:05 के आसपास सोनिया गांधी और राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां के लिए निकले हैं। मैं मानकर चलूं कि यहां से टॉप लीडर जाएंगे या फिर वो यहीं पर इंतजार करेंगे, यहीं स्वागत करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी लीडर सब जो मंच पे पहुंच गए हैं, जो स्टेडियम में पहुंच गए हैं, वो शायद अब यहीं रहेंगे, और वो जो यहाँ पर हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, अपने उद्बोधन से उन सबका मनोबल बढ़ाएंगे।